नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक लेके आए हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टार परफॉर्मर ऑफ अ कंपनी लीव्स। जनरली ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सब ने अपने चारों ओर विटनेस की है और डिफरेंट मैनेजमेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। कभी ऐसा लगता है कि क्राइसिस आ गई और व्हाट विल हैपन, वर्ल्ड हैज़ कम टू एन एंड। जनरली दो सिचुएशंस या दो आउटकम्स इसके एक्सपेक्टेड रहते हैं। या तो किसी डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट से स्टार परफॉर्मर ने छोड़ा है उसकी परफॉर्मेंस में डिप आएगा या फिर एक नए स्टार परफॉर्मर का जन्म होगा। आइए इसके कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स को हम अनकवर करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आइए हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार परफॉर्मर को समझने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से लेट्स डीबंक दिस आइडिया ऑफ स्टार परफॉर्मर। ये स्टार परफॉर्मर होता कौन है? जनरली हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन में जिनको स्टार परफॉर्मर टैग करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर मैनेजमेंट ने अपना ट्रस्ट रखा होता है या उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज से नवाजा होता है। तो उनको अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट ने दी, वो ट्रस्ट मैनेजमेंट का एंजॉय करते हैं, उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया परफॉर्म करने का। और बहुत सारी सिचुएशंस में अगर सेम ट्रस्ट सेम अपॉर्चुनिटी किसी और को मिला होता तो डेफिनेटली सेम रिजल्ट आया होता या हो सकता है उससे भी अच्छा रिजल्ट आया होता। तो ये टर्म जो है ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। कुछ हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे हम ऐसे डिवाइन पावर वाले, डिवाइन एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ वाले लोगों को देखते हैं। जैसे 4 साल में किसी ने कंठस्थ रामचरितमानस या रामायण बिल्कुल याद कर लिया, या बहुत सारे छोटी उम्र में लोगों को विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हो गए। वो दे आर द रियल स्टार परफॉर्मर, दे आर द रियल डिवाइन परफॉर्मर्स। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में हम जिनको स्टार परफॉर्मर का टैग देके उनको लाइमलाइट इतना ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को हम डिमोटिवेट भी कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी, बगैर नॉलेज के। इससे लिंक्ड हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एबंडेंस ऑफ टैलेंट। हमारे चारों ओर टैलेंट भरा पड़ा है और हमें बस उसको देखने की और उसे अपॉर्चुनिटी देने की दूर है। इंडिया तो इस मामले में आई थिंक अनकम्पेरेबल है, अनबीटेबल है। आप एक छोटे से गांव के भी क्लासरूम में जाइए तो आपको मैथ्स में भी, गणित में, साइंस में, अलग अलग फील्ड में विलक्षण प्रतिभा के लड़के, बच्चे, लड़कियां मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो स्टार परफॉर्मर नहीं है, जिसे अपॉर्चुनिटी मिल गई वो स्टार परफॉर्मर बन गया। तो इस बात को समझना होगा कि जब हमारे चारों ओर इतना एबंडेंस ऑफ टैलेंट है तो हमें उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है, उसमें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है और नए नए स्टार परफॉर्मर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशंस भी मैंने देखी हैं कि कुछ सीईओज़ जब कंपनी छोड़ते हैं तो अपने सारे ट्रस्टेड लोगों को साथ ले जाते हैं, या फिर कोई अगर नई गवर्नमेंट आती है तो अपने ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट्स को साथ में रखना पसंद करती है। पर मैंने ऐसे चीफ मिनिस्टर्स और ऐसे मिनिस्टर्स भी देखे हैं जिनका ये मानना है कि जो भी है वो काम करेगा और हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो एक प्रोसेस के तहत आए हैं। दे ऑल आर इक्वली ब्राइट और दे ऑल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, तो जो है उनसे काम लें। तो आई थिंक दैट इज़ अ मोर प्रूडेंट अप्रोच फॉर टैलेंट मैनेजमेंट। ये जो पॉइंट है हमारा लिंक है एबंडेंस ऑफ टैलेंट से। और टैलेंट के बारे में तो मेरा ये मानना है कि वन इज़ एज टैलेंटेड एज ही और शी चूजेस टू बी, क्योंकि एक सेल्फ मोटिवेशन जिसके अंदर है वो उतना ही टैलेंटेड हो सकता है जितना कि सो कॉल्ड टॉप परफॉर्मर्स होते हैं। टॉप परफॉर्मर्स क्यों टॉप परफॉर्मर बनते हैं? क्योंकि वो अपना बेस्ट देते हैं। जो भी इंसान अपना बेस्ट देने को तैयार है वो टॉप परफॉर्मर बन सकता है। और तो एज मैनेजमेंट, एज कंपनी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है कि आप एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जिससे कि सेल्फ मोटिवेशन लोगों का काम करने के प्रति बढ़े, उनके अंदर टॉप परफॉर्मर बनने की चाहत डेवलप हो और वो दिन पे दिन बढ़े। बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको पीपल हु एंजॉय द लाइमलाइट एज टॉप परफॉर्मर, जब वही छोटे सेटअप में जाते हैं तो वो सक्सीड नहीं कर पाते। एक एमएनसी में मेरे बॉस हुआ करते थे, वो हमेशा बोलते थे
कि वी वर्क अंडर द कुशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द deep pockets of an MNC, and that is how we are actually not as successful as we are made out to be. कितनी अच्छी बात वो ऑनेस्टली बोलते थे कि हम एक सिक्योरिटी कवर में जब काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं होता। जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक रिस्क, उसका फ़ायदा आपकी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ में होता है, जो कि और आप बन जाते हैं बहुत बड़े रिस्क टेकर। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जब सीनियर पोजीशंस पे लोगों को बोला जाता है दे आर वेरी बिग रिस्क टेकर्स, तो एक्चुअली वही लोगों को मैंने देखा है जब छोटे सेटअप में आते हैं और जहाँ पे उनका इकोसिस्टम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा था ये फ्रीडम, तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने में भी आप उस तरह का रिस्क कई बार नहीं ले पाते और आप उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। तो ऑल दीज आर वेरी रिलेटिव टर्म्स। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि एबंडेंस ऑफ टैलेंट है, आपको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। गिव द विंग्स टू फ्लाई टू योर पीपल एंड एवरीवन विल बिकम टॉप परफॉर्मर। अगला पॉइंट जो मैं टच करना चाहता था, आपने मर्फीज लॉ तो सुना होगा कि वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द गैप ऑफ टाइम। तो वैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, जैसे ब्रोकलीज लॉ और जीटीज लॉ ऑफ टैलेंट, दैट टैलेंट इज विजिबल सो एज टू एक्सपैंड व्हेनेवर देयर इज अ गैप। Talent is visible, talent is generated whenever there is a gap. तो ये हुआ मेरा अपना वर्जन ऑफ टैलेंट लॉ या GT's लॉ ऑफ टैलेंट. India is beaming with talent, and so when one star performer is leaving the company, there are many others standing there to fill that gap. In fact, एक एग्जांपल बताऊं कि एक कंपनी में एक बिजनेस लीडर जो रिज़ाइन किया, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उसके जस्ट नीचे एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको हम बिजनेस लीडर बनाएंगे, और वो प्रमोशन हुआ। तो उस चेन में जो भी नेक्स्ट इन लाइन था उसको प्रमोशन दिया गया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ही ऑल्सो गॉट प्रमोटेड टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलरली AVP गॉट प्रमोटेड टू VP, GM गॉट प्रमोटेड टू AVP, और नीचे बिल्कुल चेन को इंटैक्ट रखा गया। तो एक आदमी के छोड़ने से 8 से 10 प्रमोशन वहाँ पे हुआ। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं एक आदमी छोड़ता है तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी कंपनी में अच्छे परफॉर्मर्स को मोटिवेटेड रखा है, उनके सेल्फ मोटिवेशन को बरकरार रखा है, उनकी परफॉर्मेंस लेवल को रिकॉग्नाइज किया है, तो आपके पास खुद ही तैयार बैठे हैं बहुत सारे लोग। एंड व्हेन अ सीनियर पर्सन लीव्स, एक्चुअली रादर देन अ क्राइसिस, इट बिकम्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर 10 अदर्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पे। अगला एस्पेक्ट इस टॉपिक पे जो मैं टच करना चाहूँगा, प्रोसेस इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि मैंने हमेशा से ये माना है कि जनरली लोग कंपनी इज़ अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल, पर हमेशा मैंने माना है कि कंपनी इज़ अ सेट ऑफ पीपल एंड प्रोसेसेस। जितनी प्लानिंग हम पीपल के अराउंड करते हैं, जितनी डिज़ाइनिंग हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अराउंड करते हैं, उतनी या उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमें प्रोसेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, प्रोसेसेस पे फोकस करने के लिए। और जब हम ये करते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। तो जब एक स्टार परफॉर्मर कंपनी छोड़ता है तो वी शुड अगेन रीइंट्रोस्पेक्ट द प्रोसेसेस विच ही और शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्योंकि जनरली अगर एक बंदा काम कर रहा होता है किसी एक प्रोसेस में, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अराउंड सेंट्रिक हो जाती हैं और वो प्रोसेसेस टेक अ बैक सीट। सो व्हेन अ पर्सन लीव्स, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू द इंट्रोस्पेक्शन अराउंड द प्रोसेसेस ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड हाउ टू रीअसाइन दोज प्रोसेसेस एंड रीजुविनेट दोज प्रोसेसेस। इन पर्सपेक्टिव्स के अलावा अगर इस टॉपिक पे आपका कोई पर्सपेक्टिव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि it is not important whether a star performer or a performer stays or leaves. It is important that you create the right ecosystem within the company for any employee to remain stay motivated. और अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है तो it does not matter कौन छोड़ता है कौन रहता है, क्योंकि आपकी कंपनी हमेशा तैयार है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ब्रोकली की तो थियरी ही यही है, ब्रोकली की थीम ही यही है, अनलॉकिंग पोटेंशियल एंड रीशेपिंग पर्सपेक्टिव्स। तो
मैं ये कहूँगा कि जब एक एम्प्लॉय टॉप परफॉर्मर छोड़ता है तो एक पोटेंशियल अनलॉक हो रहा है औरों के लिए, और पर्सपेक्टिव्स जो मैंने शेयर किया उसको यूज़ करते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीशेप करिए। और ब्रोकली की थीम इसी के अराउंड है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल और समथिंग यू कैन रिलेट टू योर वर्क एनवायरनमेंट। कुछ पॉइंट्स आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो अपने थॉट प्रोसेस को रीशेप करने के लिए। और मैं बहुत कीन रहूँगा आपके व्यूज़ जानने के लिए, और आप अपने पर्सपेक्टिव्स को भी शेयर करिए। वी विल कम बैक विद अनदर थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग द videos on Broccoli Management channel and benefit from our perspective, our work being done in this field. Stay motivated and keep growing. Thank you.